हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं सबके पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अभी तक हमने क्या पढ़ा। हम इस क्लास के अंदर जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है इसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? वो सारी एक्टिविटीज जिसको करने से पैसा मिलता है या पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है। तो इस पूरे चैप्टर का फोकस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहने वाला है। अच्छा, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, फिर है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो अभी तक हमने पिछले 2 क्लास के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जाना ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 एक्टिविटीज के अंदर बांट दिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। उसके बाद हमने सेकेंड जो लेक्चर था उसमें हमने जाना ये जो प्राइमरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें चेंजेस कैसे आता है, हिस्टोरिकल चेंजेस क्या है, मतलब पहले क्या था, बाद में क्या है और अब क्या है। फॉर एग्जांपल, जब कभी भी कोई देश बनता है तो जो इनिशियल स्टेज होते हैं देश के, वहां पर सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी की जाती है वो प्राइमरी सेक्टर है। फिर धीरे धीरे शिफ्ट देखने को मिलता है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ये जो शिफ्ट देखने को मिला है आपका प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बीच में, इसके अंदर ये शिफ्ट कितना है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमने कितनी बढ़ोतरी की है, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी की है और कितने लोग एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है वो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि जैसे जैसे क्लास चलेगी आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेगी। अच्छा, ये वाला एक वापस से तुम जो है वो चार्ट देखो। इस चार्ट को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, इसको एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। इस चार्ट के अंदर हम 3 चीजों की बात करें। इंडिया की जीडीपी कितनी है, जीडीपी में कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है और कौन सा सेक्टर कितनी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है, ये हम इस चार्ट से जानने की मदद करेंगे। अच्छा, अब जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री के अंदर बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हुई है, जितनी चीजें प्रोड्यूस हुई है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका जीडीपी। अच्छा, अब देश के अंदर इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है तो वो अलग अलग सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही है। कुछ चीजें प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही है, कुछ सेकेंडरी में हो रही है, कुछ टर्शरी में हो रही है। तो आप प्राइमरी सेक्टर में जो चीजें प्रोड्यूस्ड है उनकी फाइनल वैल्यू निकाल लो, सेकेंडरी सेक्टर में जो चीजें प्रोड्यूस है उनकी फाइनल वैल्यू निकाल लो, टर्शरी सेक्टर में जितनी चीजें प्रोड्यूस हुई है उनकी फाइनल वैल्यू निकाल लो और तीनों को ऐड करोगे तो आपके सामने आ जाएगी देश की जीडीपी। तो अब इस चार्ट को एक बार वापस समझने की कोशिश करो। देश की जीडीपी की अगर बात करूं तो 73 के अंदर देश की जीडीपी थी 5 लाख करोड़ और वही अगर 2013 की बात करें तो देश की जीडीपी हो गई 55 लाख करोड़। इसका मतलब 10 गुना चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, या आप बोल सकते हो 10 गुना चीजें ज्यादा वैल्यू की प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब हम पहले 73 में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी फाइनल वैल्यू कितनी थी, 5 लाख करोड़। आज हम जितनी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है, 55 लाख करोड़। अच्छा, अब ये सारी चीजें एक ही सेक्टर में तो प्रोड्यूस नहीं होगी, अलग अलग सेक्टर में प्रोड्यूस होगी, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो अगर
73 की अगर अपन बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इस 5 लाख के अंदर कितना था? 40%। मतलब मोटा मोटा 2 लाख करोड़ के आसपास जो चीजें प्रोड्यूस हो रही थी, जो वैल्यू के टर्म्स में देखे तो प्राइमरी सेक्टर में हो रही थी। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 12% है और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 48% है। ठीक है, अभी देखो तो 73 में सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर? टर्शियरी सेक्टर। दूसरे नंबर पे कौन कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर। और तीसरे नंबर पे कौन कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर 71% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, सेकेंडरी सेक्टर 11% को दे रहा था, टर्शियरी सेक्टर 18% को देख रहा था। अच्छा, अब ये एम्प्लॉयमेंट और शेयर देखो, इसके अंदर आपको कुछ ट्विस्ट दिखेगा। 71% लोग जो है वो 40% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मतलब देश में अगर 100 लोगों का देखें तो 100 लोगों में से 71% लोग किस में काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 40। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ज्यादा लोग कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वही अगर आप टर्शियरी सेक्टर का देखोगे तो 18% जनता 48% कंट्रीब्यूशन कर रही है। इसका मतलब कम लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम इस क्लास के अंदर जानने वाले हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करो तो 11% पॉपुलेशन, 11% एम्प्लॉयमेंट वर्किंग फोर्स 12% कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सेकेंडरी सेक्टर का बराबर चल रहा है। अब इसको आज के टाइम पे देखो, 2013 के अंदर प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% आ गया। मतलब पहले 73 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 40%। अभी कितना है? 12%। इसका मतलब इंडिया में प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 20% हो गया, 12% से 20% हो गया। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिला है, यहां पर आपको डिक्रीज देखने को मिला है। टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो 68% हो गया, ये भी बढ़ गया, 48 से 68 हो गया। अब देखो एम्प्लॉयमेंट देखो 44%। जहां पहले 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, आज के समय में कितने हैं? सिर्फ 40%, 44%। तो इसके अंदर भी आपको कमी देखने को मिली है। 25% जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका 20%। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? 25%। और टर्शियरी सेक्टर में कितने काम कर रहे हैं? 31%। अब आप देखो 71 से गिर के आ गया 44, 11 से बढ़ के हो गया 25 और 18 से बढ़कर हो गया 31। इसका मतलब इंडिया में प्राइमरी सेक्टर के अंदर कमी आ रही है, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है और टर्शियरी सेक्टर बढ़ रहा है। तो अगर प्राइमरी सेक्टर में कमी आ रही है और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? इंडिया एक डेवलपिंग या डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। ये क्यों है, ये जानना है तो आप पिछली क्लास में पढ़ सकते हो, हमने जहां पर हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करी थी। तो अब सवाल यही आता है कि ज्यादा लोग कम कंट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं और कम लोग ज्यादा क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अब ज्यादा लोग कहाँ कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। और कम लोग ज्यादा का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? टर्शियरी सेक्टर में। तो इसी का जो है हम आंसर जानेंगे। अब ये वाली दो स्लाइड है, इसको हम बाद में देखेंगे। यहां से आप जो है वो देखना स्टार्ट कीजिए। देखो क्या कर रहा है, द शिफ्ट इन शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी इज नॉट सेम टू द शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। सवाल ये कह रहा है कि जीडीपी के अंदर शेयर जो प्राइमरी सेक्टर का है वो एम्प्लॉयमेंट से मैच नहीं खा रहा है। इसका मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर 40% शेयर दे रहा है तो एम्प्लॉयमेंट में भी कितना देना चाहिए? 40%। जबकि ऐसा नहीं है। आप देखो प्राइमरी सेक्टर का शेयर कितना है? 12% और एम्प्लॉयमेंट कितना है? 44%। एक्चुअली क्या होना चाहिए कि 12% कंट्रीब्यूशन 12% लोग कर रहे हैं, 20% कंट्रीब्यूशन 20% लोग कर रहे हैं और 68% कंट्रीब्यूशन 68 लोग कर रहे हैं। लेकिन ये आपको जो शेयर और एम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है वो बराबर नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर विद लीस्ट कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वही अगर आप टर्शियरी सेक्टर की बात करोगे तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बट नॉट एम्प्लॉयर। टर्शियरी सेक्टर का शेयर सबसे ज्यादा है जीडीपी के अंदर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में वो सबसे ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों है? तो ये आपका सवाल बन सकता है। देखो क्या है, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंक्रीज विदाउट मोर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ गया, तो प्रोडक्शन बढ़ा तो उनकी चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ये जो प्रोडक्शन बढ़ा ये दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो आप ज्यादा लोग ले आओ ताकि लोग ज्यादा काम करें, या आप मशीनरी ले आओ ताकि लोग काम नहीं करें और मशीन काम कर रही। इसका मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो
इंसान नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो कम लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्योंकि टेक्नोलॉजी और मशीनरी का इतना यूज होता नहीं है, तो ज्यादा लोग कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करोगे, प्रोडक्शन इंक्रीज 9 टाइम्स। सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन 9 टाइम इंक्रीज हो गया, बट एम्प्लॉयमेंट ओनली 3 टाइम्स। प्रोडक्शन 9 गुना बढ़ गया लेकिन एम्प्लॉयमेंट 3 गुना ही बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमने जो 9 गुना प्रोडक्शन बढ़ा वो हमने कैसे बढ़ाया? ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी लेके, ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करके। टर्शियरी सेक्टर की बात करोगे तो प्रोडक्शन 14 गुना बढ़ गया, बट लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा? 5 गुना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ठीक है, अब देखो, सम पीपल आर वर्किंग बट देयर वर्क इज नॉट सीन इन प्रोडक्शन, हेयर कम्स द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो था सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम है। अब प्राइमरी सेक्टर की बात करो, प्राइमरी सेक्टर की बात करो। प्राइमरी सेक्टर में क्या है? शेयर तो क्या है? जीडीपी में शेयर तो क्या है? कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या है? ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो ज्यादा लोग हैं ये कम काम कर रहे हैं, या ये दिखा रहे हैं कि काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में काम नहीं कर रहे हैं। सम पीपल वर्किंग बट देयर वर्क इज नॉट सीन इन प्रोडक्शन। प्राइमरी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो काम प्रोडक्शन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर में ऐसा नहीं हो रहा है। Here comes the problem of disguised or underemployment या hidden, mostly seen in agriculture and casual labor। तो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर के अंदर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन कम प्रोडक्शन हो रहा है। इसकी वजह क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम जो है वो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं और उसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है कुछ भी। इसका मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक खेत है, उस खेत के अंदर मेरे को 4 लोगों की जरूरत है और वो 4 लोग 10 किलो अनाज उगा सकते हैं, लेकिन वहीं उस खेत में मैंने 5 लोग डाल दिए, 5 लोग काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 10 किलो अनाज का। इसका मतलब वो एक आदमी एक्स्ट्रा काम कर रहा है, वो दिख रहा है काम करता हुआ लेकिन उसका प्रोडक्शन में काम नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर एक आदमी एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो आपको प्रोडक्शन 10 से 11 या 12 किलो हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब वो आदमी काम कर रहा है लेकिन एक्चुअली में काम नहीं कर रहा है। When people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। जब आदमी काम कर रहा है लेकिन वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। The person considered himself employed but actually is not working। वो आदमी काम कर रहा है लेकिन एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो काम कर रहा होता तो प्रोडक्शन में भी दिख रहा होता। इसको एक ऐसा एग्जांपल से समझो, आप पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटे किताब खोल के बैठे हो, सिर्फ खोल के बैठे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब मैं क्या जान सकता हूं कि आप दिख रहे हो पढ़ाई करते हुए लेकिन आप एक्चुअली में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो ऐसे ही, आदमी दिख रहा है काम करता हुआ लेकिन प्रोडक्शन के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है कि ज्यादा लोग कम काम कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन हो सकता है प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज, फार्मर कैन टेक 3 क्रॉप्स अ ईयर, दिस विल रिड्यूस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में क्या है, ज्यादातर किसान जो है वो बारिश के भरोसे खेती करते हैं। जब बारिश होती है खेती करते हैं और जब बारिश नहीं होती उनका खेत खाली पड़ा रहता है। तो मतलब वो जो आदमी है, जो किसान है, वो साल के सिर्फ 4 महीने खेती कर रहा है, बाकी 8 महीने खाली बैठा है। तो वो एम्प्लॉयड किसमें? प्राइमरी सेक्टर में। अच्छा, अब उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी होती तो अब 3 बार खेती कर पाता, 3 बार खेती करता तो प्रोडक्शन बढ़ता, तो सेम आदमी का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता। दूसरा क्या है? इन्वेस्ट इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी, दिस विल गिव वर्क टू पीपल एंगेज इन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। अगर आप एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो फैसिलिटीज हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज फैसिलिटी है, इनमें खर्चा करोगे तो लोग उनमें भी काम करेंगे खाली बैठने के अलावा। तो अगर लोग उनमें काम करेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन आपको वहां देखने को मिल जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट लोन, किसानों को जो है वो सस्ता लोन दिया जाए ताकि किसान जो है या प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं वो अपना बिजनेस कर सके, और वो अगर अपना बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो और क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई एंड प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज। जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको आप प्रमोट कर सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया,
इनको अगर आप बढ़ावा दोगे तो जो लोग खेती के अंदर एक्स्ट्रा लगे हुए वो वहां नहीं लग के इनके अंदर आएंगे, दूसरे सेक्टर में आएंगे, तो दूसरे सेक्टर में आएंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने लगेगा। एक्सप्लोरिंग न्यू सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, न्यू सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। नीति आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन है वो बोलता है 20 लाख जॉब आप जो है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्रिएट कर सकते हो और हेल्थ के अंदर, और 35 लाख जॉब्स आप टूरिज्म के अंदर क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब जो लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं उनको उसके अंदर ज्यादा की जरूरत नहीं है, कम लोग उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो जो एक्सेस लोग हैं उनको आप नई जॉब दो। तो नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन है वो बोलता है 20 लाख जॉब आप एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते हो, 35 लाख जॉब टूरिज्म में क्रिएट कर सकते हो। तो जो लोग खेती के अंदर काम करते हुए दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली काम नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, तो अगर उनके पास और कोई काम नहीं है तो सरकार उनको काम दे सकती है। कैसे दे सकती है? एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, टूरिज्म के अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे, लोगों को लोन दे ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, इरिगेशन फैसिलिटी होगी तो वो खेती बार बार कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर बढ़ावा दे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, ऐसी ही एक सरकार ने एक जो है वो स्कीम लॉन्च की हुई है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जिसका नाम है मनरेगा। ये मनरेगा कब लॉन्च हुई? 2005 में, और ये स्टेट फंडेड प्रोग्राम है। इसका मतलब भारत सरकार के द्वारा फंडेड प्रोग्राम। अच्छा, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट बोलता है कि एक गांव के अंदर एक आदमी को एक साल के अंदर 100 दिन का रोजगार देंगे। अगर 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाए तो भारत सरकार उनको घर बैठे बैठे जो है वो पैसा देगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005 अंडर राइट टू वर्क टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो अब क्या क्या सवाल बन सकते हैं? मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? किसने लॉन्च की? मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। किसने लॉन्च की? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कब की? 2005 के अंदर। किसके अंडर? राइट टू वर्क के अंदर। और एम्प्लॉयमेंट किसको देने की बात है? रूरल जनता को। इट इज इम्प्लीमेंटेड इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। लगभग पूरे इंडिया के अंदर ये स्कीम लागू है। इस स्कीम के अंदर क्या है? इट प्रोवाइड 100 डे ऑफ वर्क अ ईयर इफ वर्क नॉट गिवन बाय गवर्नमेंट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। भारत सरकार बोलती है कि हर एक आदमी को एक साल के अंदर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर 100 दिन का रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार तो उसको घर बैठे बैठे हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वर्क टू बी डन अंडर स्कीम विल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैंड इन फ्यूचर। अच्छा, इसके अंदर क्या काम करवाएंगे मनरेगा में? ऐसा काम करवाएंगे जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाई जाए वहां। ठीक है, तो ये था कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग कम काम कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि यहाँ पर आपको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आदमी काम कर रहा है लेकिन उसका प्रोडक्शन के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि सरकार जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे ताकि किसान पूरे साल खेती करेगा, पूरे साल खेती करेगा तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सरकार जो है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। सरकार ये कर सकती है किसानों को या जो लोग प्राइमरी सेक्टर में है उनको चीप या सस्ता लोन दे दे ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। सरकार लोकल इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करके उनको बढ़ावा दे सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट होए। नीति आयोग सरकार की एक प्लानिंग कमीशन है नीति आयोग, वो बोलती है कि 20 लाख जॉब आप एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में क्रिएट कर सकते हो और 35 लाख जॉब आप जो है वो टूरिज्म सेक्टर के अंदर क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इन्वेस्ट करना, लोन देना, बिजनेस करना, तो इसके अंदर टाइम लगेगा। तो सरकार ने बोला इमीडिएट बेसिस पे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। तो सरकार लेकर आई मनरेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 2005 के अंदर आई है, राइट टू वर्क के अंदर है, रूरल एरिया के अंदर ये इम्प्लीमेंटेड है। इंडिया की 625 डिस्ट्रिक्ट में इसके अंदर 100 दिन, एक साल में 100 दिन का काम देना है, नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता आपको मिलेगा। काम कैसा करवाया जाएगा? जो ऐसा काम जो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। अब दूसरा सवाल, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कम लोग हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर में कम लोग हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ज्यादा जॉब क्रिएट ही नहीं हुई। तो जब ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं हुई
और आपका प्रोडक्शन बढ़िया, इसका मतलब कि आपने ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज लिया है। इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट more than 9 times during this period, employment in industry went up by 3 times, while production in service sector rose by 14%, employment in service sector around 5 times. People are also underdeveloped disguise unemployment. ये वही है जो मैंने आपको पहले अभी बताया है कि ज्यादा लोग कम क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कम लोग ज्यादा क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कम लोग ज्यादा इसलिए प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पर पर्सन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। वो प्राइमरी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन में उनकी कोई जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अब देखो इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? 73 में भी टर्सरी सेक्टर था, आज भी कौन है? टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। रीजन बिहाइंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। टर्सरी सेक्टर के अंदर, टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूटर है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। इंडिया में ये टर्सरी सेक्टर इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे एग्रीकल्चर और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा उनको नई नई सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी, और वो सर्विसेज जो मांग रहे हैं, जैसे मान लो कि किसान है तो उसको ट्रैक्टर चाहिए या कल्टीवेटर चाहिए, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में जो चीजें चाहिए कल्टीवेटर, और वो कहाँ से आ रही है? सर्विस सेक्टर से। तो जैसे जैसे पहले दो सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये लोग नई सर्विस की डिमांड कर रहे हैं, तो नई सर्विस की डिमांड कर रहे हैं तो टर्सरी सेक्टर इंडिया में बढ़ रहा है। एज इनकम लेवल राइजेस, people start demanding many services like eating out, tourism, private hospitals, schools, professional training, etc. etc. जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती है वो नई नई सर्विसेज की डिमांड करता है। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे आजकल आपके शहर के अंदर ब्लिंकिट आ गया, जेप्टो आ गया, तो ये ब्लिंकिट जेप्टो ये किसके अंदर आ रहे हैं? ये आपके सर्विस सेक्टर में आ रहा है। सर्विस सेक्टर मतलब टर्सरी सेक्टर। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्यों आप डिमांड करो ब्लिंकिट की? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है और अब आप बाहर जाके जो है वो सामान नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि आपके घर पे सामान आ जाए। तो आपकी इनकम बढ़ी तो आपने नई सर्विस की डिमांड करी, तब जो है वो टर्सरी सेक्टर बढ़ेगा। प्राइमरी सेक्टर बढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा, उन्होंने नई सर्विस की डिमांड करी तो टर्सरी सेक्टर बढ़ा। इसलिए इंडिया में टर्सरी सेक्टर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और पास्ट डिकेड सर्टेन न्यू सर्विसेज दोज based on information communication technology has become important and essential. The production of these services has been rising. कुछ पिछले सालों में कुछ ऐसी सर्विसेज आ गई जिनकी पहले जरूरत नहीं थी लेकिन आज जरूरत है, जैसे आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आपका जैसे डेटा एनालिस्टिक वाला हो गया, एआई हो गया, जो पहले जरूरत नहीं लेकिन आज इनकी जरूरत है। तो अगर आज जरूरत है तो ये कैसी सर्विसेज है? ये मतलब ये कैसी जो है वो सर्विसेज है? ये सर्विसेज है, मतलब यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज का, मतलब टर्सरी सेक्टर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रूशियल फॉर नेशन डेवलपमेंट। गवर्नमेंट प्लेज की रोल इन इंश्योरिंग दीज सर्विसेज आर एसेंशियल टू ऑल। जो सर्विस सेक्टर है वो कुछ एसेंशियल सर्विसेज देता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, आपका स्कूल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, और सरकार भी बहुत सारा पैसा इनके अंदर खर्च करती है। इसलिए हमको टर्सरी सेक्टर पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तक हमने इस क्लास के अंदर जो है वो 3 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। देखो 3 चीजें पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राइमरी जो सेक्टर है उसका शेयर क्या है? कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या है? ज्यादा। ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको कम करने के सोल्यूशन क्या है? मैंने आपको बहुत सारे सोल्यूशन बताए, जैसे इरिगेशन बताया, फिर मैंने आपको ट्रांसपोर्ट प्लस स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में बताया, फिर आपको मैंने इसके अंदर जो है वो चीप क्रेडिट के बारे में बताया, फिर लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दो। नीति आयोग क्या बोल रहा है? 20 लाख जॉब एजुकेशन और हेल्थ में क्रिएट हो जाएगी, 35 लाख जॉब टूरिज्म में क्रिएट हो जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन है कि ज्यादा लोग अगर कम काम कर रहे हैं तो जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उनको किसी और दिशा के अंदर काम करवाया जाए। दूसरा मैं कह रहा हूं सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर जो है उनका शेयर क्या है?
ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। फिर मैंने बोला टर्शियरी सेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है इंडिया में? टर्शियरी सेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, जो जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये नई नई सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। लोगों की इनकम बढ़ रही है तो लोग नई नई सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। न्यू सर्विसेज इमर्ज हो गई और गवर्नमेंट भी बहुत सारा खर्चा करती है इन सारी सर्विसेज पे। इसलिए ये जो है टर्शियरी सेक्टर पिछले कुछ सालों में आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा फ्राइडे को। नेक्स्ट लेक्चर आएगा फ्राइडे शाम 4 बजे, जिसके अंदर हम अपना लेक्चर 4 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से देखेंगे। 2 है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ओनरशिप के बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 है, एक है आपकी पब्लिक और दूसरी है आपकी प्राइवेट। ठीक है, तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आप हमको फ्राइडे शाम 4 बजे जुड़ सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी। आपको अगर आज की क्लास बढ़िया लगी तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।